नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात खरगोन की। 2 और 3 मई को पूरे खरगोन में कर्फ्यू रहेगा। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती और ईद को लेकर यह फैसला लिया गया है। दोनों समाज के पक्षों को बुलाकर बैठाकर बात की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है। मुस्लिम घर पर ही नमाज अदा करेंगे, ईद की नमाज घर पर ही अदा करेंगे। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आयोजन की अनुमति नहीं है। 1 मई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ये छूट रहेगी। कल 1 तारीख को 8 से 5 तक खुला रहेगा। 2 और 3 को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। शादी वाले कल 5 बजे तक जा सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। त्यौहार ईद का है और अक्षय तृतीया का सब अपने घर पे नमाज पढ़ेंगे। और अक्षय तृतीया में जो परशुराम रैली वगैरह जुलूस वगैरह सब पे प्रतिबंध है। बात रायपुर के करते हैं। कल भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम के 4 मई को होने वाले दौरों को लेकर पहले ये बैठक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है। महंगाई भत्ता पर सबकी नजर रहेगी। कैबिनेट में कर्मचारियों के मुद्दे पर नजर रहेगी। सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही मितानिनों की अगर बात की जाए तो उनकी मांग पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, विचार इस पर किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। कल भूपेश कैबिनेट की बैठक, सीएम के 4 मई से जो दौरे शुरू हो रहे हैं उससे पहले यह कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो महंगाई भत्ता जिस पर तमाम लोगों की नजर है, कैबिनेट में कर्मचारियों के मुद्दे, सरकार कोई फैसला ले सकती है। इस पर मितानिनों की मांग पर भी कोई चर्चा हो सकती है। और कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी एक बैठक लेने वाले हैं। पीसीसी चीफ फिर से पूर्व मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। 2023 को लेकर कांग्रेस नेताओं के लिए कुछ सुझाव दिए जाएंगे, बातचीत होगी और आखिर कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाना है इस पर भी चर्चा होगी। तो कमलनाथ के निवास पर कल दोपहर यह बैठक रखी गई है। तो अप्रैल के महीने में लगातार दिल्ली दौरे के बाद कमलनाथ के निवास पर बैठक, एक बार फिर पूर्व मंत्रियों की बैठक। 2023 को लेकर कमर कसने की कोशिश पूरी तरह कमलनाथ और उनके तमाम साथियों की। बात कमलनाथ की ही करेंगे क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बयान दिया हो। याद कीजिए, वो पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने किसी पद पर रहने की इच्छा नहीं जताई है। हालांकि इस बार चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि झेलने का एक शब्द जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, यहां सज्जन सिंह वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि उनकी जरूरत आला कमान को दिल्ली में है। ऐसे में अब दोनों नेताओं के बयानों और उनके मायनों को अगर देखें या उनके मायने निकाले जाएं तो चर्चा चल पड़ती है, सियासी चर्चा चल पड़ती है। और ये लगता है कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है। और दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस मीडिया में अट्रैक्शन चाहती है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नजदीक है, अब ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। तो सुना आपने, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के पद को झेल रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि झेलने का मतलब क्या समझा जाए। क्या कांग्रेस ने किसी रणनीति के तहत कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाया था? तो फिर कमलनाथ को इस पद को छोड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? कमलनाथ के इस बयान की गूंज कम भी नहीं हुई थी कि उनके नजदीकी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा बोल पड़े थे कि कमलनाथ की जरूरत तो हाईकमान को दिल्ली में है। कमलनाथ तो पहले ही दोनों पद छोड़ने का कह चुके थे। कमलनाथ जी ने बहुत पहले हाईकमान को बोल दिया था कि मैं दोनों पद छोड़ रहा हूं, आप जिसे चाहें उसे उस पद पे बैठा दें, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, कमलनाथ जी की ज़रूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफा दे के हाईकमान से गुहार लगाई। अब कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा के बयानों के मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये कांग्रेस में नए सिरे से पक रही किसी गुटबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये बीजेपी को गफलत में रखने की एक नई रणनीति है? ये समझना होगा।
कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा के बयानों के बीच कांग्रेस में एक दिलचस्प तस्वीर भी निकल कर आई है और वो तस्वीर थी धुर विरोधी माने जाने वाले अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह की मुलाकात। बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात में दोनों ने पुराने गिले शिकवे दूर किए। देखिए, राजनीतिक लोग जब भी मुलाकात करते हैं तो उसका कोई ना कोई मायना होता है। राकेश चौधरी जी हमारे उपनेता रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग हो गए थे। आज हम सब मिलकर 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है और अजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह जी मेरे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं। आज कई वर्षों के बाद मैं फिर से उनके नज़दीक आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और हम लोग मिल के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, अजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करेंगे और कांग्रेस 2023 में फतेह हासिल करेगी मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर कांग्रेस ने आज हेडलाइन चुरा ली और चर्चा में बनी रही। शायद उसका ये मकसद भी हो। जाहिर है बीजेपी ने भी टिप्पणी करनी थी तो वो भी की गई। जब राकेश सिंह जी को जरूरत थी तब तो अजय सिंह जी नहीं मिले, तब तो अजय सिंह जी ने खुली जंग खोल दी थी राकेश सिंह जी के। अब राकेश सिंह जी की जिंदगी में कुछ पड़ाव बचा नहीं, इसलिए मिलने की कोशिश जारी है। इसलिए अब मिलो। एक दूसरे की गला काट की राजनीति चलने वाली कांग्रेस अब एक दूसरे को मिलाकर कौन सा ढोंग रच रही है। जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं और एक दूसरे से जो मिल रहे हैं वो भी जानते हैं कि कौन किसको मिलाकर क्या मारने वाला है। देखा जाए तो एमपी में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चला है। बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारी के बीच कांग्रेस भी खुद को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में है। कहा यह भी जा सकता है कि सियासत का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने मुलाकात की। राजनीतिक मतभेद से हटकर सियासत की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। तो दो पड़ोसी राज्य और उन दोनों पड़ोसी राज्यों के दो मुख्यमंत्री और दोनों ही अलग अलग दल से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी कांड में जांच के लिए नया आयोग गठित किया गया है और इस जांच आयोग के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की याचिका को निरस्त करने की मांग की है। मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी झीरम के साक्ष्य को छुपाने का हमेशा से प्रयास करती रही है। आखिर बीजेपी झीरम की जांच को क्यों रोकना चाहती है। वहीं मंत्री शिव डहरिया के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री डहरिया का बयान बेहद हास्यास्पद है। बीजेपी जब कोर्ट गई तो कांग्रेस को इतनी घबराहट क्यों है। झीरम का सच जनता के सामने आना चाहिए। जो रिपोर्ट आई है, क्या कांग्रेस ने उसे खोलकर देखा है? अगर नहीं देखा तो किस आधार पर कांग्रेस बयान दे रही है? झीरम की जो न्यायिक जांच कमेटी बनी है उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष जी क्यों रोकना चाह रहे हैं, वो बताना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जानबूझकर जो झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट हो रही है, झीरम की जो जांच हो रही है, उसको हर बार रोकना चाहते हैं। ना वो सीबीआई से जांच कराना चाहते थे, न एनआईए से जांच कराना चाहते थे। आखिर वो क्यों रोकना चाहते हैं? क्या इन लोगों की संलिप्तता है इसमें? ये जब जांच होगी तभी स्पष्ट जानकारी मिलेगी और दोषियों को तभी सजा हो पाएगा। हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे नेतागण, हमारे पुलिसकर्मीगण, उनको तभी न्याय मिलेगा जब इनकी जांच हो जाएगी और जांच की रिपोर्ट आएगी, तभी ये स्पष्ट दिखेगा। मंत्री शिव डहरिया का प्रेस वार्ता और उनका बयान बेहद ही हास्यास्पद। जब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोर्ट में गई है तो आखिर कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों? जिस बात को लेकर के मंत्री जी का बयान आया कि ये आधी अधूरी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उस प्रतिवेदन को आपने खोल करके देखा है? आपने पढ़ा? क्या आपकी सरकार के द्वारा उसकी परीक्षण कराई गई है? क्या विधानसभा के पटल पर उसको रखा गया और रखने के बाद में उसका परीक्षण किया गया? आखिर आपने किस आधार पर यह बयान दिया कि ये आधी अधूरी है और बाकी जांच की आवश्यकता है? इस प्रतिवेदन से कांग्रेस घबराई हुई क्यों है? इसको ओपन करना क्यों नहीं चाहती है?
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की पहचान और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब 1 मई मजदूर दिवस पर सीएम ने छत्तीसगढ़ में मजदूरों का भोजन माने जाने वाले बोरो बासी खाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की माटी और उसकी संस्कृति में किस तरह से रचे बसे हैं, ये तस्वीर उसकी एक वानगी भर है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आधुनिकता की मार से लुप्त होती जा रही छत्तीसगढ़िया संस्कृति और उसके तीज त्योहारों को एक बार फिर नया जीवन दिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय भाव को और मजबूत करते हुए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीय व्यंजन बोरेबासी को भी दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बोरेबासी की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही का वो बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरेबासी का उपयोग करते थे। लेकिन अभी कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। छत्तीसगढ़ की गौरव और अस्मिता के तो प्रतीक बन गए हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। चाहे वो हरेली त्योहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रकार के त्योहार हो, बोरेबासी खाना तो हम लोगों के यहाँ बने कहावत है कि बासी में जितने गुण होते हैं वो और किसी भोजन में होते नहीं। बोरेबासी को छत्तीसगढ़ में गरीब मजदूरों का नाश्ता माना जाता है, जिसे खाकर मजदूर काम पर जाते हैं। खासतौर पर गर्मी के दिनों में माना जाता है कि ये लू से बचाने का काम करता है। दरअसल ये रात का बचा हुआ चावल होता है, जिसमें पानी डालकर खास तरह से रात में रख दिया जाता है और फिर सुबह साग और अचार के साथ इसे खाया जाता है। रात कन बाचे थे ते भात ला बियानिया कन ताजा रह के बोर देथन पानी डाल के ताला काम में जाए से पहली खा के हम जाथन। एमन नमक मिला ले, प्याज मिला ले, मिर्ची है। जैसे हम साग के बात करें तो कौन कौन से साग हम मिला खा सकते हैं? कुछ भी साग खा सकते हैं। नरवा गरुआ घुरबा बाड़ी के नारे के साथ सत्ता में आए भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों में आत्मगौरव का वो भाव जगाया है, जिसके ईंधन के दम पर छत्तीसगढ़ विकास की सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बक्सर न्यूज।